नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का क्रैक यूपीएससी एट होम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं संडे स्पेशल का हमारा सेकंड लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की ये पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है। यहाँ पर सेकंड लेक्चर में हम जो इस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। ये कौन थे, इन्होंने अपने क्या योगदान दिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा बेसिक हम जानते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका जो जन्म है वो हुआ था 28 जनवरी 1865 को और उनकी डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1928 में। ठीक है, इनकी डेथ के पीछे भी एक स्टोरी है कि इनकी डेथ किस प्रकार से होती है। अंग्रेज़ों के द्वारा लाठी चार्ज की जाती है इनके ऊपर, उसमें ये चोटिल हो जाते हैं, काफ़ी इंटरनल इंजरीज भी इनको आ जाती हैं, उसी के कारण इनकी डेथ होती है। तो वो पूरा इंसिडेंट कैसे होता है, ठीक है, क्या रीज़न्स थे जिनके कारण ये इनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, तो हम पूरे रीज़न्स को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके स्टोरी बिल्डअप करेंगे। ठीक है, फिर उसी इंसिडेंट के बाद जब लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है तो उसी से प्रेरित होकर हमारे जो शहीद आजम जिन्हें कहा जाता है भगत सिंह, उन्होंने भी एक कांड किया था, एक हत्याकांड किया था, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाला लाजपत राय को द लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। ठीक है ना, पंजाब का शेर कहा जाता था इन्हें, क्योंकि आज का जो पंजाब है, प्रेजेंट डे पंजाब हो या फिर जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान के पास जो पंजाब है, वो पूरे रीजन में अगर नेशनलिज्म की कोई फीलिंग को जिसने बढ़ावा दिया था, प्रोत्साहित किया था लोगों को, और खासकर इनके जो पॉपुलैरिटी थी वो यूथ में बहुत ज़्यादा थी। यूथ को इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो चाहे आपके भगत सिंह रहे हों, सदगुरु वगैरह हों, ठीक है, या फिर उसके बाद गांधी जी का जो पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट था, जो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा ही लाला लाजपत राय से प्रभावित थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे। ठीक है, इन्हें एक और टाइटल दिया गया पंजाब केसरी के नाम से। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो उन्हें लोकमान्य कहा जाता था, लोगों का लीडर। ठीक है ना, इनको पंजाब केसरी कहा जाता था, लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता था। तो देख रहे हैं आप, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कैसे ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, ठीक है ना, कांग्रेस की, उन्हें ये टाइटल लोगों के द्वारा दिए जा रहे थे। ठीक है ना, लोकमान्य हो या फिर पंजाब केसरी हो, ये सारे टाइटल उन्हें आम जनता के द्वारा दिए गए। ठीक है, फिर ये कौन थे, तो ये एक पार्टनर थे किसके, आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये और जो एक और आपके बिपिन चंद्र पाल हैं, इनके बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया। बिपिन चंद्र पाल के बारे में अगले लेक्चर सीरीज में इनको भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे ये जो लीडर्स थे ना, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे कांग्रेस के, लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, दो फ्रंट था कांग्रेस का। ठीक है ना, एक को मॉडरेट्स कहा जाता था, एक को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। ठीक है ना, तो ये एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि गर्म दल के लोग, ठीक है ना, तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। इन्हें त्रिमूर्ति भी कहते हैं। तीन लोग कौन कौन थे, लाल बाल पाल, इस नाम से जाने जाते हैं ये। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना, इस रूप में ये जाने जाते थे। काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग लीडर हुआ करते थे और ख़तरनाक थे, मतलब कि लोगों के बीच इनका जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, फिर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है लाला लाजपत राय जी ने, किस फील्ड में, उन्होंने जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है एट प्रेजेंट, उसके जो इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, लाला लाजपत राय ने, और इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी की स्टार्ट की थी, उसका नाम था लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी इन अर्ली एजेस। कब, 1894 में। ठीक है ना, ये डेट आपको याद रखनी है। ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक से कौन से लीडर जुड़े हुए हैं, तो आपके लाला लाजपत राय, और दूसरा लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, इससे भी लाला लाजपत राय जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश की लाला लाजपत राय के बारे में कि कितने प्रभावशाली लीडर्स थे ये। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और डिटेल में इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, अभी हमने देखा कि कैसे ये कितने दबंग लीडर थे। ठीक है ना, लेकिन हर कोई व्यक्ति, जैसा कि सलमान खान ने पिछले वाले लेक्चर में भी कहा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो इस बार वो फिर से आ गए। ठीक है, वो कहते हैं कि कोई भी दबंग पैदा नहीं होता, उसके पीछे एक कहानी ज़रूर होती है। ठीक है, तो हम उस कहानी को डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहानी है जिससे लाला लाजपत राय एक दबंग लीडर बनकर सामने आए। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं हम, इनकी अर्लियर लाइफ को देखते हैं,
कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन वगैरह प्राप्त की, ठीक है ना। तो अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 28 जनवरी 1865 को, ठीक है। कहाँ पर? तो पंजाब में, है ना, पंजाब में इनका जन्म होता है। इनके जो फादर थे, ठीक है, इनके फादर का नाम था मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल, ठीक है। और वो कौन थे? एक उर्दू और पर्शियन के टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। फिर और काफ़ी यंग एज में, जब ये काफ़ी यंग ही होते हैं, 1877 में इनकी शादी हो जाती है, ठीक है ना। इनकी शादी होती है राधा देवी अग्रवाल से, ठीक है। और उनसे उन्हें 2 बच्चे भी होते हैं। एक का नाम रहता है अमृत राय अग्रवाल और दूसरे रहते हैं प्यारे लाल अग्रवाल, ठीक है ना। और एक बेटी भी होती है जिसका नाम था पार्वती अग्रवाल, ठीक है, पार्वती अग्रवाल। ये उनकी फैमिली रहती है, ठीक है। बचपन से ही लाला लाजपत राय, देखिए इतना स्कॉलर बैकग्राउंड है उनका, उनके जो फादर साहब हैं वो एक टीचर हैं, ठीक है ना, उर्दू और पर्शियन के टीचर हैं। तो लाला लाजपत राय भी काफ़ी पढ़े लिखे बैकग्राउंड से थे और उन्होंने एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी प्राप्त की। वो एक अच्छे खासे लॉयर हुआ करते थे, ठीक है ना। आगे चल के एक बहुत अच्छे लॉयर बने वो, ठीक है। उसके साथ ही साथ उनकी जो फैमिली थी वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीव में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे वो लोग। उनकी जो माता जी थी उनके रिलीजियस सेंटिमेंट जो काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। साथ ही साथ उनके फादर भी हिंदुज़म की जो फिलॉसफी है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया करते थे। तो लाला लाजपत राय को ये उनके माता पिता से मिला, ठीक है। वो भी एक काफ़ी ही ज़्यादा रिलीजियस और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा भरोसा था उनका धर्म में, भगवान में, ठीक है। और ये चीज़ें आगे चल के उनके काम में भी दिखेंगी आपको, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, यहाँ से जब पढ़ाई करने लाहौर जाएंगे तो उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक रिलीजियस मूवमेंट चलाया हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुइज्म की जो पूरी फिलॉसफी उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म की बात की थी, ठीक है ना। जो भी ख़राब चीज़ें हैं हिंदुइज्म में, जो भी उसके डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें दूर करने की बात की थी, ठीक है ना। वो चाहे आपकी जाति प्रथा हो, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ थी उन्हें ख़त्म करने की बात की थी। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था। उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कौन? आपके लाला लाजपत राय, ठीक है ना। तो उन्होंने जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी उसके ये मेंबर भी बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे चल के वो एक न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं। कौन? लाला लाजपत राय जी। उसका नाम रहता है आर्य गजट, ठीक है। एक न्यूज़पेपर रहता है, उसको स्टार्ट करते हैं। फाउंडर कौन होते हैं उसके? लाला लाजपत राय जी होते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी आपके लीडर्स रहे ना इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो सभी कोई ना कोई न्यूज़पेपर से या कोई ना कोई जर्नल में अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखा करते थे या कोई ना कोई न्यूज़पेपर चलाया करते थे। इससे होता यह था कि उनके जो आइडियाज़ हुआ करते थे ना वो लोगों के तक पहुंच जाया करते थे। उनके जो बिलीव्स थे, उन किन चीज़ों में भरोसा करते हैं और किस प्रकार से पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें वो शेयर किया करते थे लोगों के साथ, ठीक है ना। इससे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती थी और लोगों को एक दिशा भी देने का प्रयास किया करते थे, ठीक है। उसके बाद ये आगे चल के क्या होता है कि देखिए अब इतना इनका रिलीजियस बैकग्राउंड है, इनकी माता जी ने काफ़ी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई दी है, पिताजी भी इनके काफ़ी रिलीजियस बिलीफ वाले व्यक्ति थे। और फिर उन्होंने आर्य समाज को भी ज्वाइन किया, ठीक है। तो आगे चल के ये क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ ये इन्वॉल्व हो जाते हैं हिंदू महासभा के साथ, ठीक है ना। जो उस टाइम पे एक नॉन सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, हिंदू महासभा, इसके ये मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड में। जो आपके भगत सिंह हैं वो इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे लाला लाजपत राय से। कितने अच्छे लीडर हैं ये, उनकी माना करते थे। लाला लाजपत राय जो भी बोला करते थे उनके साथ मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट भी क्या करते थे भगत सिंह। तो भगत सिंह की उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था नौजवान भारत सभा, ठीक है ना। जब लाला लाजपत राय हिंदू महासभा से जुड़े, ठीक है ना, और उन्होंने कुछ ऐसे बयान वगैरह भी दिए हिंदुज़म को लेकर, तो जो आपके भगत सिंह हैं वो वैसे ही सेकुलर व्यक्ति थे, ठीक है ना। वो नास्तिक थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी है मैं नास्तिक क्यों, कभी पढ़िएगा आप, ठीक है, आपको मौका मिले तो। तब उन्होंने ये बात कही कि जो लाला लाजपत राय हैं ही इज़ अ लॉस्ट लीडर, ठीक है ना। लाला लाजपत राय को उन्होंने लॉस्ट लीडर भी कहा। किसने? भगत सिंह ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लाला लाजपत राय को लॉस्ट लीडर किसने कहा था, ठीक है ना। तो द लॉस्ट लीडर किसने कहा? भगत सिंह ने। किस बात को लेकर?
कि उनका जो इन्फ्लुएंस था या फिर जो उनका इन्वॉल्वमेंट था हिंदू महासभा में उसको वो बढ़ता जा रहा था लाला लाजपत राय का। इसी कारण ये चीज़ जो है भगत सिंह को पसंद नहीं आई कि आप नॉन सेक्युलर हो रहे हैं, आप सेक्युलरिज्म की जो फिलॉसफी है इंडिया में उससे भटक रहे हैं आप, ठीक है ना। ये बात कहना था भगत सिंह जी का, ठीक है। अब देखिए थोड़े से मतभेद ज़रूर हुए भगत सिंह और लाला लाजपत राय के बीच, लेकिन जब लाला लाजपत राय की मौत होती है तो उससे भगत सिंह को दुख काफ़ी होता है, ठीक है ना। कितना बड़ा लीडर जिसके पीछे लोग मरने मिटने को तैयार हैं, उसको मार कैसे दिया आपने, ठीक है ना। तो ये बात बुरी लगती है और उसको लेकर फिर इनका बदला भी लेते हैं भगत सिंह, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर आए लेकिन कभी साफ तौर पर एक दूसरे की बुराई नहीं की इन्होंने ना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए, एक फैक्ट है, ठीक है ना। वैसे तो लाला लाजपत राय ने बहुत सारे न्यूज़पेपर में काम किया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यून, ठीक है ना। एक ये न्यूज़पेपर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना, ट्रिब्यून। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था ट्रिब्यून, ठीक है ना। इसमें ये लिखा करते थे, ठीक है, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर क्या हुआ, आगे क्या एक्टिविटीज़ आई इनके लाइफ में। देखिए बात है 1886 की, ठीक है ना। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महात्मा हंसराय, ठीक है ना। उनकी मदद से इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। कहाँ पर, लाहौर में, ठीक है ना। यहाँ पर एजुकेशन को देने की बात की गई, एक क्वालिटी एजुकेशन जो बच्चों को मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये नेशनलिज्म भी बच्चों के अंदर भरा करते थे, उनको प्रिपेयर किया करते थे कि आके जो आने वाली स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका आपको एक पार्ट बनना है, किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। फिर ये सब चलता रहा, एक्टिविटीज़ ये करते रहे, चाहे वो रिलीजियस हों या फिर सोशल हों, इस उन सब में रिफॉर्म लाने की कोशिश करते रहे। फिर क्या हुआ, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी अर्ली एज में, जब ये 16 साल के थे तभी इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। फिर कांग्रेस की एक्टिविटीज़ में भी ये पार्टिसिपेट हुए, ठीक है। उसके बाद इन्हें सपोर्ट मिल गया बाल गंगाधर तिलक का। गर्म खून के व्यक्ति तो ये भी थे, ठीक है, गर्म खून के व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक भी थे और गर्म खून के व्यक्ति विपिन चंद्र पाल भी थे। अब इन्हें इन दोनों का सपोर्ट मिल गया। अब इन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उसको बढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पूरा बाल गंगाधर तिलक वाला जो लेक्चर है उसमें, कि किस प्रकार से ये कांग्रेस में ज्वाइन होते हैं और किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर स्ट्रगल करते हैं, जो मॉडरेट्स थे उनके और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स हैं आपके उनके आगे कैसा उनके बीच में डिवाइड आ जाता है। जो सूरत स्प्लिट हमने पढ़ी थी 1907 में, ठीक है ना, कैसे उसके टाइम पे कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में टूट जाती है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में के साथ, ठीक है ना। इनका जो पार्टिसिपेशन होता है स्वदेशी मूवमेंट में, जो कि किस लिए स्टार्ट किया गया था, तो बंगाल पार्टीशन के लिए स्टार्ट किया गया था स्वदेशी मूवमेंट, उसके अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। बंगाल पार्टीशन अनाउंस कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। उसमें क्या रोल निभाते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आपके, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों या लाला लाजपत राय हों, उनकी क्या भूमिका रहती है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले के लेक्चर में। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर उसे देखें, बाल गंगाधर तिलक का लेक्चर, वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर उसकी लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको वो यहाँ ऊपर मिल जाए, ठीक है ना, यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें चली। फिर क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट था जो आपका, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रस्ट कर दिया जाता है, बहुत हार्शली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस मूवमेंट को ख़त्म करती है, ठीक है ना। मारपीट, लोग जो आपके जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है ना, लाठीचार्ज की जाती है जगह जगह, और ये मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है स्वदेशी मूवमेंट को। उसी मूवमेंट के एंड में क्या होता है, लाला लाजपत राय को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है, इनको जेल भेज दिया जाता है, कहाँ पर, बर्मा, ठीक है ना, आपके बर्मा भेज देते हैं। फिर कुछ समय बाद जो इनके खिलाफ जो मुकदमा चलता है उस मुकदमे में ये पाया जाता है कि इनका जो है इतना बड़ा रोल नहीं है, इनके खिलाफ जो सबूत वगैरह नहीं मिलते हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय जी के अगेंस्ट। तो ये क्या करते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये चले जाते हैं थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए, ये ब्रेक ले लेते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, ठीक है ना। इंडिया में फिर ये कोई बड़ा मूवमेंट नहीं करते हैं, किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये चले जाते हैं देश से बाहर, ठीक है ना। थोड़ी इनकी मरम्मत की वगैरह की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जेल में इनके अगेंस्ट भी हार्श पनिशमेंट ली जाती है, ठीक है ना, इन्हें पीटा जाता है। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये वहाँ से चले जाते हैं, जैसे इन्हें जेल से छोड़ा जाता है तो ये वहाँ से चले जाते हैं ब्रिटेन आपकी, ठीक है ना, ब्रिटेन चले जाते हैं। और फिर ब्रिटेन से ये उसके बाद चले जाते हैं आपके यूएसए, ठीक है।
अब ये इंडिया में कोई बड़ा मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। आपको पता है लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो तिलक जो है इंडिया में एक मूवमेंट चलाते हैं जिसे हम कहते हैं होम रूल लीग, ठीक है ना। होम रूल लीग तिलक एनी बेसेंट के साथ मिलकर चलाते हैं, ठीक है। तो वही की वही होम रूल लीग जो है ये लाला लाजपत राय स्टार्ट करते हैं कहाँ पे, अमेरिका में। अमेरिका में ये एक मूवमेंट चलाते हैं इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, लाला लाजपत राय। और ये वहीं न्यूयॉर्क में रहते हैं, ठीक है ना। कई समय तक ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, मतलब यूएसए में रहते हैं वहाँ पे ये। उसके बाद ये इंडिया आते हैं कब, 1920 में, ठीक है। ये देखिए इंडिया वापस आ गए। अब ये इंडिया वापस आके क्या करते हैं, थोड़ी आग वगैरह उगलते हैं, ठीक है। किस प्रकार की आग उगलते हैं ये पूरा हमने डिस्कस किया। मैंने आपको यहाँ पे उसके नोट्स भी दे दिए कि कैसे उनको बर्मा भेज दिया जाता है, ठीक है ना। फिर जब ये इंडिया आते हैं 1920 में, तो कांग्रेस के हर साल सेशंस हुआ करते थे, ठीक है ना। कांग्रेस की मीटिंग वगैरह हुआ करती थी और उसमें एक प्रेसिडेंट बनाया जाता था, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाता है कांग्रेस का, कब, 1920 में, ठीक है ना। एक सेशन होता है कांग्रेस का, कहाँ पर, कलकत्ता में। तो उसके प्रेसिडेंट बनते हैं आपके लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी की डिमांड जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने की थी वो कब थी, 1907 में। आपको याद होगा, अगर आपने लेक्चर देखा नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप एक बार जाकर प्लीज़ बाल गंगाधर तिलक वाला लेक्चर देखें, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आपका ये मूवमेंट से तभी से ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे 1907 से, लेकिन ये बन नहीं पाते हैं। उस समय इनके डिफरेंसेस रहते हैं मॉडरेट्स लीडर्स के साथ, ठीक है ना। लेकिन आखिरकार 1920 में इनको मौका मिलता है और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अब देखिए ये प्रेसिडेंट बनते हैं, काम करते हैं, लेकिन अब ये उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब जो है आपको पता है गांधी जी आ चुके हैं इंडिया में, ठीक है ना। अब पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो गांधीयन फिलॉसफी पर चल रहा है, ठीक है ना। नॉन वायलेंस, गांधी जी जो मूवमेंट चला रहे हैं, एक फेमस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920 में, आपको पता होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। कब स्टार्ट किया था, जब बाल गंगाधर जी की डेथ हो जाती है। ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे एक बार ज़रूर देखें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है लाला लाजपत राय की लाइफ में, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे समझते हैं हम, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। क्या होता है, एक साइमन कमीशन आती है इंडिया में, ठीक है। क्यों आती है, देखिए इंडियंस डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, ठीक है ना। इंडियंस क्या चाहते थे कि भैया हमें आप आज़ादी दे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए इंडिया में, ठीक है। तो उसी को परखने के लिए, उसी को जानने के लिए कि कौन कौन से जो रिफॉर्म्स हैं इंडियंस को देना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमीशन इंडिया भेजती है। उसके लीडर होते हैं आपके साइमन, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे एक कमीशन भेजी जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कमीशन जैसे ही इंडिया आती है इसका विरोध स्टार्ट हो जाता है। इसका विरोध क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन थे जिसके कारण इसका विरोध हुआ। तो वजह ये थी कि देखिए बात की जा रही है यहाँ पे इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देने के लिए, ठीक है। और आपने ये जो कमीशन भेजी है इंडिया में, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। बताइए अब कितनी बड़ी विडंबना है कि आप इंडियंस को रिफॉर्म देना चाहते हैं और आपने उन्हीं को इन्वॉल्व नहीं किया इसमें। ऐसी कोई बात हुई क्या, ये कोई बात है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका विरोध स्टार्ट हो जाता है। तो एक बहुत फेमस था आपका साइमन गो बैक, एक नारा लगता है, ठीक है। जहाँ पे भी ये साइमन कमीशन जाती है वहाँ इसे काले झंडे दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अब लाला लाजपत राय क्या करते हैं, वो भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, साइमन कमीशन के अगेंस्ट, ठीक है ना। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जी क्या कर रहे होते हैं, एक नॉन वायलेंट, गांधी जी का कहना था कि भैया नॉन वायलेंस मूवमेंट होना चाहिए, कहीं भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी की बात को मानते हुए लाला लाजपत राय एक मोर्चा संभाले हुए थे, ठीक है ना, बैठे हुए थे, नॉन वायलेंस कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, ये लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे और काले झंडे दिखा रहे थे साइमन कमीशन को, ठीक है। तो क्या होता है, उसी के बीच आपके एक सुप्रिटेंडेंट होते हैं पुलिस के, उनका नाम होता है जेम्स ए स्कॉट, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है ना। लाठी चार्ज का ऑर्डर दे देते हैं और जो लोग वहाँ पे पीसफुली बैठे हुए थे उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, ठीक है। उस लाठी में क्या होता है, लाला लाजपत राय को इंजरीज आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उन्हें काफ़ी चोट लगती है, उनको काफ़ी लाठियाँ मारी जाती हैं, ठीक है ना। और ये सब जो मंजर है वो कौन देख रहा था आपका बैठकर, कुछ राइटर्स का ऐसा मानना है कि जो आपके भगत सिंह हैं वो ये मूवमेंट को देख लेते हैं। ये जो पूरा इंसिडेंट हो रहा था जब लाला लाजपत राय को लाठियाँ मारी जा रही थी, तो भगत सिंह वहाँ पे बैठे हुए थे, वो देख लेते हैं। कुछ का ऐसा मानना है कि वो वहाँ पर नहीं बैठे हुए थे, उन्होंने ये लाइव नहीं देखा, ठीक है। तो हम
फिलहाल मान के चलते हैं कि उन्होंने देखा, ठीक है। तो वो देखते हैं, उनको काफ़ी बुरा लगता है कि इतने बड़े लीडर हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, उनको आप लाठियाँ मार रहे हैं, ठीक है। फिर जब ये पूरा इंसिडेंट चल रहा होता है तो लाला लाजपत राय को वहाँ से हटा दिया जाता है, लाठियाँ मारकर वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर जब ये पूरा इंसिडेंट को जब बात पूछी जाती है लाला लाजपत राय जी से कि आपका क्या कहना है इस बारे में, तो वो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट देते हैं। वो स्टेटमेंट आज भी लोगों के बीच में जो उनके फॉलोअर्स थे वो इस बात को याद करते हैं कि हाँ, लाला लाजपत राय जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी। उन्होंने क्या कहा था कि आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी टुडे, जो लाठियां मुझे मारी गई थी, विल बी द लास्ट नेल इन द कफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब कि आखिरी कील होगी ये ब्रिटिश, जो लाठियां मुझे लगी हैं, जो लाठियां आज मुझे मारी गई हैं, वो लाठियां लास्ट नेल हैं ब्रिटिश के कॉफिन में। मतलब अब बस इनकी पैकिंग हो चुकी है, इनका ताबूत बन चुका है, बस इन्हें दफनाना है। ये बात कहते हैं लाला लाजपत राय, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उससे ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं लाठी चार्ज से, तो इनकी डेथ हो जाती है उसी लाठी चार्ज के कारण। कब? 17 नवंबर 1928 को, ठीक है ना। काफ़ी दुख की बात रहती है ये, ठीक है ना। इससे आघात होते हैं आपके भगत सिंह, हमने पहले भी डिस्कस किया इस बारे में, ठीक है, कि भगत सिंह इससे बहुत बुरा लगता है उनको, ठीक है ना। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने ये विटनेस नहीं किया था इवेंट को, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो इस प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इनका जो बदला है, इनके जो मर्डर हुआ है, ठीक है ना, लाला लाजपत राय जी को उनको मारा गया है, उसका मैं बदला लूँगा, ठीक है ना। किसको मारकर? जो आपके ये सुपरिटेंडेंट थे जेम्स ए स्कॉट, इनको मारेंगे वो और उनका बदला लेंगे, ठीक है ना। उनके साथ कौन सहयोग देते हैं उनका? तो आपका शिवराम राजगुरु जी, ठीक है ना, आपके सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये तैयारी करते हैं, पूरा बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें जो स्कॉट है ये, इसको मारना है, ठीक है ना, इसको हम मारेंगे। और ताकि ब्रिटिश जो रूल है, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट, उन तक ये मैसेज पहुंचे कि अब आपकी ये जो बर्बरता है ना, ये नहीं चलेगी, ठीक है। फिर क्या होता है, ये तो जाते हैं मारने के लिए स्कॉट को, लेकिन वहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इनके द्वारा मार दिया जाता है आपके सॉन्डर को, जॉन पी सॉन्डर को। कौन गोली मारता है? तो जो आपके सुखदेव थे, ठीक है ना, वो गोली मारते हैं, ठीक है ना, और उसमें मौत हो जाती है आपके जॉन सॉन्डर की, ठीक है। नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई मुझसे। जो सुखदेव हैं वो गोली नहीं मारते हैं, राजगुरु गोली मारते हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा उसे। तो राजगुरु गोली मारते हैं और उससे होता क्या है कि जैसे ये लोग गोली मार के वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, तो उनके पीछे एक कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल चरण सिंह, वो लग जाते हैं, ठीक है ना। उससे काउंटर फायर होती हैं, एक दोनों के बीच गोलियां चलती हैं, तो चरण सिंह जख्मी हो जाते हैं, किसके द्वारा? आज़ाद के द्वारा। आज़ाद इन्हें कुछ गोलियां वगैरह मार देते हैं चरण सिंह को, तो चरण सिंह घायल हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये पूरा इंसिडेंट होता है, ये उनको मारते हैं, फिर आगे चल के इनको फांसी भी होती है तीनों को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। आपके आज़ाद हैं जो वो भाग जाते हैं, ठीक है ना, कभी किसी की पकड़ में नहीं आए आज़ाद, इसलिए इन्हें चंद्रशेखर आज़ाद इनके नाम के सामने आज़ाद लग गया, ठीक है। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया लाला लाजपत राय के बारे में। उम्मीद है आपको पूरी इनकी जर्नी समझ में आई होगी, इनकी लाइफ की स्ट्रगल कैसी रही, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। इनके ऊपर एक क्वेश्चन है आपके मेंस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, देखिए। डिस्पाइट बीइंग सेंसिटिव टू हिंदू इंटरेस्ट, इनके ऊपर थोड़ा सा आरोप लगता है लाला लाजपत राय के ऊपर कि ये थोड़े से हिंदू इंटरेस्ट की बात किया करते थे, ठीक है ना, सेकुलर नहीं थे। और उसी बात को लेकर भगत सिंह ने इन्हें लॉस्ट लीडर भी बोला था, ठीक है। तो लाला लाजपत राय के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो हिंदू इंटरेस्ट की बात किया करते थे। क्या क्वेश्चन पूछता है फिर आपसे, लाला लाजपत राय एक्चुअली चैंपियन डाइवर्सिटी इन यूनिटी, लेकिन फिर भी लाला लाजपत राय ने जो है एक चैंपियन बनकर सामने आए, किसके लिए? डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ठीक है ना, अनेकता में एकता की जो बात की इन्होंने, किस प्रकार से इन्होंने ये बात को साबित किया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको उसका आंसर भी लिख के दे दिया है, ठीक है। आप अगर इसकी स्टार्ट करेंगे आंसर की, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। तो आप इंट्रोडक्शन देंगे कि लाला लाजपत राय का एक जो प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर हुआ करते थे, ये कितना इन्होंने बखूबी जो नेशनल मूवमेंट है उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है ना, और एक क्रांति ला के रख दी, ठीक है ना।
फिर आप इसकी जब बॉडी तैयार करेंगे आंसर की, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, ठीक है, तो कि आप उनका इंक्लिनेशन को बताएंगे कि वो थोड़े से इंक्लाइंड थे हिंदू इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है ना, क्यों थे, क्या रीजंस थे। तो सबसे पहले उनका चाइल्डहुड, ठीक है ना, उनके पेरेंट्स के द्वारा वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। उनकी माता जी भी काफ़ी बिलीव करती थी रिलीजियस आइडियोलॉजी में, उनके फादर भी वैसे ही थे, ठीक है ना, तो उनका इंटरेस्ट बना हिंदू रिलीजन को लेकर। फिर वो इन्फ्लुएंस्ड हुए किससे, आर्य समाज के द्वारा। उन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन भी किया। फिर एक उन्होंने न्यूज़पेपर भी निकाला आर्य गजट के तौर पर, ठीक है। फिर आगे चल के उन्होंने जो है हिंदू रिलीफ मूवमेंट की भी स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया उन्होंने हिंदू रिलीफ मूवमेंट को, 1897 में हिंदू रिलीफ मूवमेंट, ठीक है, टू प्रोवाइड एंड हेल्प फेमाइन स्ट्रिकन पीपल एंड दस प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम फेलिंग इनटू द क्लचेज ऑफ मिशनरीज, ठीक है। तो ये सब बातें की गई। मिशनरीज कौन हुआ करते थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है ना, वो उनसे बचाना चाहते थे ये ऐसे फार्मर्स को या फिर ऐसे गरीब लोगों को जो कि इनकी बातों में आके अपना धर्म को परिवर्तित कर लिया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के काम भी उन्होंने किए, ठीक है ना। उन्होंने हेल्प की उन फार्मर्स की, उन गरीब लोगों की, ताकि उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो ऐसा ना करें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो एक एडवोकेट हुआ करते थे, किसके, असर्टिव हिंदू पॉलिटिक्स के, ठीक है। उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने एक कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि पंजाब हिंदू सभा हो, या फिर हमने डिस्कस किया हिंदू महासभा के बारे में, ठीक है ना। इनमें उनका एक्टिव रोल रहा, पार्टिसिपेशन भी उन्होंने काफ़ी किया, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर भगत सिंह आपके थोड़े से नाराज़ भी रहे इनसे, ठीक है। फिर ही वॉज आल्सो अ सपोर्टर ऑफ टू नेशनल थ्योरी, वो इस बात का सपोर्ट क्या करते थे। ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आपको स्टेटमेंट के रूप में दिया जाता है तो ये सही होगा, ठीक है ना। लाला लाजपत राय वॉज अ सपोर्टर ऑफ टू नेशनल थ्योरी, जो दो नेशन की बात है उसका वो सपोर्ट किया करते थे, सेइंग दैट while Hindus and Muslim needed to unite to overthrow the British rule, a separate nation for each would solve the greater purpose of peaceful coexistence, ठीक है ना। जो भी आपका जो मूवमेंट चल रहा है वो ये मानते थे कि उसमें दोनों ही कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है, ताकि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकें, और उसके बाद फिर चाहें तो आप दोनों अलग अलग देश की मांग करें, उसमें आप दोनों एक अलग अलग रहें अपना, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें, ऐसा इनका मानना था। बट ठीक है ना, इसके बावजूद हिज विजन ऑफ हिंदू पॉलिटिक्स वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्लूसिव हिंदू नेशनलिज्म, ठीक है ना। जो हम हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं ना, उससे इनकी विरोध था, वैसी बातें ये नहीं किया करते थे, ठीक है ना। हिंदू फिलॉसफी को ये प्रमोट किया करते थे, उसका ये काफ़ी ज़्यादा जानकार भी थे, लेकिन ये जो हिंदू नेशनलिज्म है उसकी बात ये नहीं किया करते, तो उनसे इनकी जो बातें हैं मेल नहीं खाती थी दोनों की, ठीक है ना। कैसे, ही नेवर डिमांडेड दैट ईदर इंडियाज रिलीजियस माइनॉरिटी टू बी फोर्सफुली असिमिलेटेड इनटू हिंदू। इनको ये माना नहीं था कि जो इंडिया की जो माइनॉरिटी है, जैसे कि हम मुस्लिम मान लें या फिर सिख मान लें, उनका ऐसा माना नहीं था कि इनको फोर्सफुली आप हिंदू में कन्वर्ट कराएं। ये ऐसा नहीं बोलते थे, भैया आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो, आप अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है। हैविंग ईव अर्लियर कंसीव्ड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज सेपरेट religious nationalities by 1915, he proclaimed that religious nationalism was a false idea, ठीक है। उनका ये मानना था कि जो religious nationalism है ना वो फॉल्स है, वो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ की बात वो क्या करते थे। उसके बाद he embodying a narrow sectarianism which could never be truly national, ठीक है। उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात करेगा तो वो कभी भी एक ट्रूली नेशनलिज्म की बात नहीं कर सकेगा, वो एक नेशनलिस्ट कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो सिर्फ एक एजेंडा बनकर रह जाएगा लोगों के सामने, ठीक है, बस। तो ये पूरा आंसर मैंने आपको दिया। लास्ट में हम कंक्लूजन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस आंसर को खत्म कैसे करेंगे। इवन आफ्टर लाला लाजपत राय टर्न्ड टू द हिंदू महासभा फॉर न्यूमरस कॉम्प्लिकेटेड रीजन, ही नेवर रिअनाउंस्ड हिज कमिटमेंट टू इंडियाज रिलीजियो कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है ना। उन्होंने हमेशा अनेकता में एकता की बात की, लाला लाजपत राय ने। उन्होंने कभी कहीं ये मानना नहीं था कि एक कल्चर जो है वो ख़राब है या दूसरे कल्चर से बेहतर है, इस प्रकार का मानना उनका नहीं था, ठीक है ना। वो हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात किया करते थे, ठीक है। ही शोड दैट पॉलिटिक्स सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू कैन बी फ्री ऑफ टायरेनिकल डिज़ायर टू इम्पोज रिलीजियो कल्चर होमोजेनिटी ऑन द नेशन, ठीक है। तो उनका मानना था कि चेंजेस लाना ज़रूरी है, थोड़े से रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है, ठीक है ना, जिसके कारण लोगों को
अपने रिलीजन के प्रति वफादार बनाया जा सके और एक हर एक रिलीजन बेहतर तरीके से इवॉल्व कर कर सामने आए। ठीक है, तो ये उनका मानना था। हमने यहाँ पे आंसर को कंक्लूड किया। आपके और बेहतर आंसर हो सकते हैं, अगर आपके पास कोई और बेहतर आंसर है इसका तो आप लिखकर प्लीज़ हमें भेजें। ठीक है, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। नंबर है हमारा 8602, यहाँ पे मैं आपको नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर भेजें। ठीक है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आपके आंसर 8602556406। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको हमारे डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।